नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। जब आप भारत माता की जय कहते हैं तो याद रखिए कि भारत क्या है और भारत के लोग निहायत बुरी हालत में हैं, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, खुदरा माल बेचने वाले दुकानदार हों और चाहे हमारे कुछ नौजवान हों। यह कहा था चाचा नेहरू के नाम से मशहूर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो न केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री बल्कि वे आधुनिक भारत के वास्तुकार थे। उन्होंने देश में एकता स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता आगे को बढ़ाया था और देश के विकास की नींव रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे। 14 नवंबर को उस महान शख्सियत का जन्मदिन है। तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम युग पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ खास बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे, जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वता के लिए विख्यात थे और जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद आ गए थे। उनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ। वे पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र थे। अपने सभी भाई बहनों में, जिनमें 2 बहनें थीं, जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्षा बनी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेजे गए। हैरो में दाखिल हुए, जहां वह 2 वर्ष तक रहे। नेहरू का शिक्षा काल किसी तरह से असाधारण नहीं था और हैरो से वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन करके प्रकृति विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। उनके विषय रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या और वनस्पति शास्त्र थे। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उनके अपने ही शब्दों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्हें न कीर्ति न अपकीर्ति मिली। भारत लौटने के 4 वर्ष बाद मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में वह भारत की प्रधानमंत्री बनी तथा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई थी। 1912 में वे बैरिस्टर बने और उसी वर्ष भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत में उनकी विशेष रुचि न थी और शीघ्र ही वे भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे। 1912 में उन्होंने बांकीपुर में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। भारत लौटने के बाद नेहरू ने पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता के विपरीत उनकी इस पेशे में कोई खास रुचि नहीं थी और उन्हें वकालत और वकीलों का साथ दोनों ही नापसंद थे। उस समय वह अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों की भांति भीतर से एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए बेताब हो, लेकिन अपने अधिकांश समकालीनों की तरह उसे हासिल करने की ठोस योजनाएं न बना पाया हो। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में वे सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। गांधी उनसे 20 साल बड़े थे। दोनों में से किसी ने भी आरंभ में एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया। बहरहाल 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने तक नेहरू भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका में नहीं आ पाए थे। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। उससे पहले मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक स्थिति की मांग था। नेहरू जी के शब्दों में, कुटिलता की नीति अंत में चलकर फायदेमंद नहीं होती,
हो सकता है कि अस्थायी तौर पर इससे कुछ फायदा हो जाए। देश भर में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे और यही कारण था कि उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाया जाता था। एक बार चाचा नेहरू से मिलने एक सज्जन आए। बातचीत के दौरान उन्होंने नेहरू जी से पूछा, पंडित जी, आप 70 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा बच्चों की तरह तरोताज़ा दिखते हैं, जबकि आपसे छोटा होते हुए भी मैं बूढ़ा दिखता हूँ। नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। पहला, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, इससे मैं अपने आप को उनके जैसा ही महसूस करता हूँ। दूसरा, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और पेड़ पौधों, पक्षी, पहाड़, नदी, झरनों, चाँद, सितारों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनके साथ में जीता हूँ, जिससे यह मुझे तरोताज़ा रखते हैं। और तीसरा, अधिकांश लोग सदैव छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और उसके बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब करते हैं। मेरा नज़रिया अलग है और मुझ पर छोटी छोटी बातों का कोई असर नहीं होता। यह कहकर नेहरू जी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो। उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मलिक ने बताया कि नेहरू की विश्व के बारे में जानकारी से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे और इसलिए आज़ादी के बाद वह उन्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे। सन 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1923 में वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव चुने गए। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को आधार मानकर बनाए गए भारतीय संविधान के तहत हुआ यह पहला चुनाव था जिसमें जनता ने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव के समय मतदाताओं की कुल संख्या 17 करोड़ 60 लाख थी, जिनमें से 15% साक्षर थे। 1952 में पहले आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वह 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से अंतरिम प्रधानमंत्री थे। संसद की 497 सीटों के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए, लेकिन जहां संसद में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, वहीं कुछ राज्यों में इसे दूसरे दलों से जबरदस्त टक्कर मिली। कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करने में चेन्नई, हैदराबाद और त्रावणकोर जैसे शहरों में विफल रही, जहां उसे कम्युनिस्ट पार्टी ने कड़ी टक्कर दी। हालांकि इन चुनावों में हिंदू महासभा और अलगाववादी सिख अकाली पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। पहले चुनाव के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दक्षिणी राज्यों में जन समर्थन बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे 1957 में हुए चुनाव में उसे मिले। त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को मिलाकर बने केरल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी के विचारों ने उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति को भ्रामक रूप से एक धार्मिक स्वरूप दे दिया था। गांधी धार्मिक रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, किंतु वस्तुतः वह सामाजिक उदारवादी थे जो हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा कर रहे थे। गांधी और नेहरू के बीच असली विरोध धर्म के प्रति उनके रवैये के कारण नहीं, बल्कि सभ्यता के प्रति रवैये के कारण था। जहां नेहरू लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, वहीं गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बल देते थे। देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त और बागी तेवर के सामने नेहरू का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए
बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव भी हासिल हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इससे बांधों के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। सन 1962 में भाखड़ा नांगल सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई। 22 अक्टूबर 1963 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे जनता को समर्पित किया। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सतलज नदी पर बना है। इस बांध से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पंडित नेहरू एक महान राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली वक्ता ही नहीं, ख्यातिलब्ध लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा 1936 में प्रकाशित हुई और संसार के सभी देशों में उसका आदर हुआ। उनकी अन्य रचनाओं में भारत और विश्व, सोवियत रूस, विश्व इतिहास की एक झलक, भारत की एकता और स्वतंत्रता और उसके बाद विशेष रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इनमें से अंतिम 2 पुस्तकें उनके फुटकर लेखों और भाषणों का संग्रह है। गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगिकीकरण को महत्व देते हुए भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। विज्ञान के विकास के लिए 1947 में नेहरू ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कई बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण दिया। भारत के विभिन्न भागों में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनेक केंद्र इस क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता के स्पष्ट प्रतीक हैं। खेलों में नेहरू की व्यक्तिगत रुचि थी। उन्होंने खेलों को मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया। एक देश का दूसरे देश से मधुर संबंध कायम करने के लिए 1951 में उन्होंने दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन करवाया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेहरू ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा। उन्होंने आर्थिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया। वे 1938 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्रता पश्चात वे राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रधान बने। नेहरू जी ने सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया। उनके व्यक्तिगत प्रयास से ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत को तत्कालीन विश्व की 2 महान शक्तियों का पिछलग्गू न बनाकर तटस्थता की नीति का पालन किया। नेहरू जी ने निर्गुटता एवं पंचशील जैसे सिद्धांतों का पालन कर विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद एवं उपनिवेशवाद के खिलाफ जीवन पर्यंत संघर्ष किया। अपने कैदी जीवन में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एवं मेरी कहानी नामक ख्याति प्राप्त पुस्तकों की रचना की। अपनी भारतीयता पर जोर देने वाले नेहरू में वह हिंदू प्रभा मंडल और छवि कभी नहीं उभरी जो गांधी के व्यक्तित्व का अंग थी। अपने आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक विचारों के कारण वह भारत के युवा बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के खिलाफ गांधी के अहिंसक आंदोलन की ओर आकर्षित करने में और स्वतंत्रता के बाद उन्हें अपने आसपास बनाए रखने में सफल रहे। पश्चिम में पले बड़े होने और स्वतंत्रता के पहले यूरोपीय यात्राओं के कारण उनके सोचने का ढंग पश्चिमी साँचे में ढल चुका था। 17 वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को दिशा निर्देशक माना। उनके कार्यकाल में संसद में कांग्रेस पार्टी के जबरदस्त बहुमत के कारण वह अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते रहे। लोकतंत्र, समाजवाद, एकता और धर्मनिरपेक्षता उनकी घरेलू नीति के 4 स्तंभ थे। वह जीवन भर इन 4 स्तंभों से सुदृढ़ अपनी इमारत को काफी हद तक बचाए रखने में कामयाब रहे। नेहरू की इकलौती संतान इंदिरा गांधी
1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। नेहरू जी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका था और शायद इसी वजह से कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना विचार व सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। यदि आपने अभी तक जनहित इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए धन्यवाद।